जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अभी तक इसमें हमने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है, इस साम्राज्य की बहुत सारी डिटेलों को समझ लिया। हमने इसके प्रारंभ को समझ लिया, हमने इसकी स्थापना को समझ लिया, हमने इसके सबसे प्रतापी राजा के बारे में जान लिया, समझ लिया, और हमने ये भी जान लिया कि विजयनगर के पतन के क्या कारण थे। हमने ये भी जान लिया पतन के बाद आज के आधुनिक समय में जब इसकी खोज हुई तो इसकी खोज में किन चीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस प्रकार से इसके मंदिरों के द्वारा इसकी खोज को किया गया, हम्पी और आपके विरूपाक्ष मंदिर का क्या योगदान है, ये हमने बखूबी समझ लिया। अब हम चल रहे हैं विजयनगर के, हमने वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझ लिया, जिसमें हमने नैनार इनको समझ लिया था। ठीक है, नायक और अमरनायक को हमने बखूबी समझ लिया था। अब हम चल रहे हैं यहाँ की जल प्रबंधन के बारे में समझ रहे, कृषि भूमि के बारे में समझ रहे, और वहां पर जो बड़ी बड़ी जो आपकी संरचनाएं हैं उनके बारे में समझ रहे, जिसमें ये आपका सबसे प्रमुख है महानवी डिब्बा। देखो विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर। इस साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत ही यहाँ के मंदिर है और इनकी कलाकृति है, इनकी कलाकृति इनको सबसे विशेष बनाती है। ठीक, और आपके सबसे ज्यादा विशेष है यहाँ का जल प्रबंधन। यहाँ का जल प्रबंधन सबसे ज्यादा विशेष है। क्यों? क्योंकि ये शुष्क एरिया है। शुष्क मतलब गर्मी पड़ने वाला एरिया है, तो यहाँ पानी की कमी है। फिर भी विजयनगर साम्राज्य में आपको पानी की कमी महसूस नहीं होती, और बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने बना रखा था कृष्णा नदी से और तुंगभद्रा नदी से। इन दोनों नदियों से ऐसे कनेक्शन बना रखा था कि इनके साम्राज्य के कोने कोने में पानी उपलब्ध था। इनके साम्राज्य के कोने कोने में पानी की उपलब्धता थी और जनता पानी के लिए नहीं तरसती थी, चाहे बाढ़ आए। इन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा था पानी के प्रबंधन के लिए, और भूमि, अपनी कृषि भूमि को भी इन्होंने एक अनोखे तरीके से युद्ध के समय में भी सुरक्षित कर रखा था। तो ये चल रहे हैं हम जानने और समझने। तो पहले हम समझेंगे विजयनगर की जल प्रबंधन और कृषि भूमि के संबंध में। तो चल रहे हैं हम समझने और विस्तार से समझने, कोई ऐसे वैसे नहीं, विस्तार एक एक कड़ी को हम समझेंगे। ठीक है, विजयनगर की गणना उस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध नगरों में की जाती थी। जिस समय विजयनगर था उस समय विजयनगर अपने समय के सबसे अद्भुत साम्राज्यों में से एक था, सबसे उन्नत साम्राज्यों में से एक था। तकनीकी रूप से भी बहुत ज्यादा उन्नत था और प्रबंधन के तरीके में भी बहुत ज्यादा कुशल था। समझ में आ गई? सैन्य कुशलता, प्रबंधन कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता आपके विजयनगर के पास थी। आपके विजयनगर के पास सभी प्रकार की कुशलता थी। ठीक, मध्यकालीन अधिकांश राजधानियों के समान विजयनगर की संरचना में भी विशिष्ट भौगोलिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली परिलक्षित होती है। अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित विजयनगर एक विशाल शहर था। इसमें अनेक भव्य महल, सुंदर आवास स्थान, उपवन और झीलें थी, जिनके कारण नगर देखने में अत्यधिक आकर्षक एवं मनमोहक लगता था। फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक का विश्वास था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे अथवा जितने नगरों के विषय में सुना था, विजयनगर उनमें से सबसे अधिक शानदार नगरों में से था। यह ऐसा क्यों कह रहा है अब्दुल रज्जाक? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो कलाकृतियां थी, जो उसकी इमारतें थी, बहुत ही ज्यादा अद्भुत थी, और वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या
नहीं थी, किसी भी प्रकार की समस्या। एक शुष्क एरिया होने के कारण, ह्यूमिडिक एरिया होने के कारण भी वहां पर जल की किसी भी प्रकार की कलह नहीं थी, जल के लिए कोई मारामारी नहीं थी। सुंदर सुंदर सरोवर बना रखे थे, नहरें बना रखी थी, जिनके माध्यम से पूरे साम्राज्य में जल आता जाता था। आपके जल स्टोर के लिए इन्होंने बड़े बड़े तालाब बना रखे थे, और उन बड़े बड़े तालाबों के माध्यम से, तालाब या सरोवर कहिए आप, दोनों एक ही चीज होता है, सरोवरों के माध्यम से नहरें निकाल रखी थी, जो पूरे साम्राज्य में पानी को इधर से उधर ले जाती थी। इसीलिए आपका अब्दुल रज्जाक कह रहा है कि विजयनगर अपने समय के सबसे उन्नत शहरों में से एक था, सबसे उन्नत शहरों में से एक था। इसीलिए वो इस वाणी का प्रयोग कर रहा है। कौन? आपका अब्दुल रज्जाक, जो क्या है? यात्री है, एक यात्री है जो आया है घूमने के लिए। तो आप चल रहे हैं, किस प्रकार की जल संपदा कर रखी थी इन्होंने, अब हम उस चीज को चल रहे हैं बखूबी समझने और विस्तार से। इस पर प्रश्न भी आता है कि विजयनगर की जल प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए या विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। विजयनगर की जल प्रबंधन की क्रिया को या जल प्रबंधन की प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त या विस्तृत लेख लिखिए। तो ये आपका प्रश्न आ जाता है इस पर, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसके टूटने से पहले ना, हाँ, टूटने से पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो अब हम विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये तो हमने खोज पढ़ ली। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा विजयनगर के संस्थापक कौन थे, विजयनगर किन परिस्थितियों में बना, एक साम्राज्य का रूप इसने कैसे ग्रहण किया। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने इसके सबसे प्रतापी राजा के बारे में पढ़ा। फिर हमने विजयनगर की पूरी बर्बादी पढ़ ली कि बर्बादी के बाद विजयनगर की आधुनिक समय में किस प्रकार से खोज हुई। जब खोज हुई तो जब इन सब चीजों को देखा गया तो उसमें ये भी चीजें देखी गई कि विजयनगर साम्राज्य में उस समय अपने समय में इन्होंने कितनी बढ़िया जल प्रबंधन की तकनीक बना रखी थी। तो उसी पे लिखा गया है, जो लिखा गया है उसी चीज को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो किस प्रकार की जल प्रबंधन कर रखा था इन्होंने, सुनिएगा ध्यान से। विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्राय द्वीप के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था, अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विजयनगर की स्थिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके पास ग्रेनाइट की सुंदर पहाड़ियां हैं जो शहर को चारों तरफ से करधनी के समान घेरे हुए हैं। इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं निकलती हैं और आकर नदी में मिल जाती हैं। मतलब यहाँ पर एक प्राकृतिक जलकुंड है। जलकुंड मतलब नेचर ने एक सोर्स बना दिया है पानी निकलने का, वहीं से आपका पानी निकल रहा है तुंगभद्रा नदी के द्वारा। और ये आपके विजयनगर साम्राज्य को करधनी, समझते हो करधनी जो कमर में पहने जाते, उसी के समान पूरे साम्राज्य को ग्रेनाइट के पत्थरों ने घेर रखा है। और उन ग्रेनाइट पत्थरों से बहुत सारे झरने निकल रहे हैं, बहुत सारे झरने निकल रहे हैं, जिससे कि इस शुष्क एरिया में पानी की कोई कमी नहीं है। कहते हैं देखो, प्रकृति का जिस पर उपकार होता है ना, उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। अगर आप सोचो कि भारत के लोग कभी कहीं दूसरे देशों में क्यों नहीं गए हमला करने, या दूसरे देशों में उन्होंने कब्जा क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। उन्हें किसी के ऊपर हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ मौजूद था हमारे पास। इसलिए हमने कभी किसी पर कोई किसी भी प्रकार का हमला नहीं किया। जब हमारे पास सब कुछ मौजूद है तो हम क्यों किसी और भूमि पे जाएं, लड़े मरे, क्या जरूरत है। और जिनके पास नहीं था वो लोग आए थे, अरबों के पास नहीं था, अरब लोग इसीलिए दुनिया में भटक रहे थे कि कहीं कुछ अच्छा प्राकृतिक संसाधनों से भरा एरिया मिल जाए जिस पर हम अपना साम्राज्य बसा सके। और इसी तरीके से आपके यूरोपीय देश, वहां ठंड थी तो इसलिए वहां पर ज्यादा भोजन नहीं पैदा होता था, तो इस कारण से उनको भटकना पड़ा, जापानियों को भटकना पड़ा। हमें भटकने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा जो ये एरिया था वो प्रकृति की सभी प्रकार की सुविधाओं से
संपन्न था, सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न था, इसीलिए हमें कहीं भटक के जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आई बात? तो इसीलिए हमने देखा होगा कि हमारे राजा आपस में तो लड़े हैं, कभी बाहर किसी दूसरे साम्राज्य पर जाकर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। मतलब भारतीय भूभाग से, भारतीय प्रायद्वीप से, हिंद महासागर के प्रायद्वीप से बाहर जाकर उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं की। वहां अफगानिस्तान के हिंदकुश पर्वत के पार कभी नहीं गए और ना ही म्यांमार के कभी पार गए। म्यांमार तक ही हमने अपने साम्राज्य को बढ़ा रखा था, इसके आगे हम कभी भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, तो हम आपस में ही लड़ के छीना झपटी कर रहे थे, लेकिन हम कभी बाहर किसी से लड़ने नहीं गए। तो आपने समझ लिया कि मां प्रकृति ने विजयनगर साम्राज्य को जल की आपूर्ति की खुद ब खुद व्यवस्था कर दी थी, और इसीलिए विजयनगर साम्राज्य को कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया गया था, जिससे कि किसी भी प्रकार से पानी की समस्या ना पैदा हो। किसी भी साम्राज्य को चलने के लिए पानी तो बहुत जरूरी है। अगर आप सोचो दिल्ली जो बसी है, दिल्ली में कुछ भी ना होते हुए दिल्ली इतनी हरी भरी क्यों है? क्योंकि उसके पास पानी है, उसके पास यमुना का पानी है। समझ में आई बात? बहुत बड़ी चीज होती है पानी के। आप खुद देखो, लाल किला किसके किनारे बसा था? लाल किला यमुना नदी के किनारे बसा था, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को संचालित करने के लिए पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा जीवन वहीं पनपा है जहां पानी मिला है। चाहे आप कितनी भी पुरानी सभ्यताओं का नाम क्यों ना गिनवाएं, चाहे सिंधु घाटी ले लो आप, चाहे मेसोपोटामिया ले लो आप, चाहे मिस्र की सभ्यता ले लो आप, सारी सभ्यताओं का जन्म किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है। और सभी नदियों के किनारे पैदा होने का मूल कारण क्या है? पानी ही जीवन है, पानी ही जीवन है। समझ में आई बात? आगे सुनो। इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं निकलती हैं और आकर नदी में मिल जाती हैं। इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं, झरने निकल रहे हैं जो आकर नदी में मिल जाते हैं। किस नदी में? तुंगभद्रा में। नगर की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर भिन्न भिन्न आकारों के हौजों का निर्माण किया गया था। ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हौजों में से एक या निर्माण 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था। इसे आजकल कमलपुरम जलाशय के नाम से जाना जाता है। इस हौज के पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी। राज्य के केंद्र की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए इसी जलाशय से एक नहर के माध्यम से जल वहां तक ले जाया जाता था। कमलपुरम जलाशय के माध्यम से इन जो ये आपके प्राकृतिक झरने थे, ये कमलपुरम जलाशय में बांधों के माध्यम से लाए जाते थे और फिर कमलपुरम जलाशय के माध्यम से नहरें निकालकर पूरे नगर को पानी की आपूर्ति कर दी जाती थी। कमलपुरम जलाशय से खेती के लिए भी पानी ले लिया जाता था और नहरों के माध्यम से पूरे नगर को भी पानी पहुंचा दिया जाता था। समझ में? देखो, आप समझ लोगे कि भैया ये पानी ही तो है, इतना विशेष क्या है इसमें? इतना विशेष क्या है? भाई पानी नहीं होगा तो फिर जीवन कैसे होगा? इसीलिए पानी, इस समय पानी पर डिस्कशन हो रहा है। आज भी पानी पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं बचेगा तो दुनिया कैसे बचेगी? अब बहुत लोग कहेंगे, देखो भाई मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, आप भी हिंदू हैं। अब आप मुझे बताओ, पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम दिवाली मना पाएंगे? नहीं। पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम गाड़ी चला पाएंगे? पृथ्वी नहीं बचेगी तो क्या हम घूम फिर पाएंगे, अपने धर्मों का अनुसरण कर पाएंगे? बताओ मुझे आप, कि कोई भी अपने धर्म का अनुसरण कर पाएगा इस पृथ्वी के बिना? कर सकता है तो मुझे बता दे। लेकिन जब पृथ्वी के बचाव की बात आती है तो सबके धर्म बीच में आ जाते हैं कि हमारे धर्म के टाइम पर ही क्या प्रकृति याद आती है? हमारा धर्म जब त्योहार आते हैं तभी आपको धर्म प्रकृति की याद आ जाती है।
और उनके धर्म के टाइम आपको प्रकृति की याद ही नहीं आती। भाई दोनों धर्मों को, तीनों धर्मों को, चारों धर्मों को, पांचों धर्मों को, छह धर्मों को, सबको इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसी एक धर्म के बचाने से इस पृथ्वी का बचाव नहीं होगा और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि पटाखे जलाना धर्म धार्मिक काम है? लिखा है कहीं कि लिखा है कहीं कि हमारे किसी ऋग्वेद में लिखा हुआ है? ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में से कहीं भी किसी भी वेद में लिखा है कि पटाखे जलाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, पटाखे जलाने से माँ सरस्वती का वास होता है, पटाखे जलाने से भगवान गणेश आपके घर में आकर विराजमान होते हैं? तो मुझे आप बताएं, तो मैं मान लूंगा कि आप पटाखे जलाकर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में, या प्रभु श्री राम को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में। अरे भैया प्रकृति हमारी है, घर हमारा है, गंदा हो रहा है तो घर हमारा गंदा हो रहा है, किसी और का नहीं। सांस हमारी रुक रही है, किसी और की नहीं। जीवन हमारा कम हो रहा है, किसी और का नहीं। समझ में आई बात? और मैं सभी धर्मों को बोल रहा हूं, किसी एक धर्म को नहीं। जो भी पर्यावरण को गंदगी पहुंचा रहे हैं वो सारे धर्म इस बात को माने और अपनी उन धार्मिक कुरीतियों पर रोक लगाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मुसलमान भी, हिंदू भी, ईसाई भी, सिख भी, बौद्ध भी, जैन भी, यहूदी भी, सब तभी ये प्रकृति बचेगी, तभी ये अपने अपने धर्म का अनुसरण कर पाएंगे। देखो इसीलिए विजयनगर साम्राज्य में पानी के प्रबंधन पर कितनी ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा मेरे भाई? आप बात को समझो। बहुत लोग कहेंगे कि दिवाली आते मानी दिल्ली सरकार पटाखों पर बैन लगा देती है, ये लगा देती है, वो अरे भैया जब आप सांस ही नहीं ले पाओगे तो पटाखे फोड़ के क्या कर लोगे? बताओ मुझे। आपके इन पटाखों के चक्कर में बहुत सारे लोगों का जीवन चला जा रहा है, अस्थमा के बीमार हो गए हैं बहुत से लोग, अस्पताल का खर्चा बढ़ रहा है, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है पता भी है? बहुत लोगों को सिगरेट पीना बहुत पसंद है, दारू पीना बहुत पसंद है, लेकिन इनके कारण सरकार को कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ रहा है, कभी आपने ये भी सोचा है? कभी नहीं सोचते, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? समझ में आई बात? पढ़ना पड़ता है जानने के लिए, बिना पढ़े तो कोई जान ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि शराब से, टोबैको से, आपसे, इन सब चीजों से रेवेन्यू आता है, लेकिन जितना आता है उसका 10 गुना हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च भी तो हो जाता है। आप खुद देख लो, जब कोई घर में बीमार पड़ता है, घर में कोई बीमार पड़ता है, कुछ मान लो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जितने का चाउमीन या वो चिली पोटैटो होता नहीं है, उससे ज्यादा का तो क्या लग जाता है? दवाइयां लग जाती हैं। उससे 10 गुना की दवाइयां लग जाती हैं, उससे ज्यादा का नुकसान हो जाता है। क्यों भाई? क्यों करना फिर ऐसा काम? क्यों करना वो काम? क्यों खुद अपने लिए क्यों कुआं खोदना? क्यों खोदना फिर उस कुएं को बंद करना? क्यों भाई? खोदना ही क्यों है फिर, जब उसे बंद ही करना है? तो जब आप मानते हो, आप कहते हो कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं जागो, आपका देश दूसरे बर्बाद कर रहे हैं। आप नहीं बचाओगे तो फिर कौन बचाएगा इसको प्रदूषण से? आपका ही तो कर्तव्य है। नहीं, प्रभु श्री राम की आराधना किस धरती पे करोगे? जब ये भारत धरा ही नहीं बचेगी तो किस धरा पर आप करोगे पूजा? मुझे भी तो बताओ, कहां करोगे आराधना? कर लोगे आराधना कहीं और? इसीलिए मां प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। जितना हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, उतना ही इस मां प्रकृति को बचाना भी जरूरी है। और पाकिस्तान के, भारत के मुसलमानों से मेरा अनुरोध है, सभी धर्मों के लोगों से मेरा अनुरोध है
प्रकृति बचेगी तो धर्म बचेगा, और प्रकृति नहीं बचेगी तो धर्म भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिलिस्तीन में लड़ाई किसके लिए हो रही है? अलास्का मस्जिद के लिए या उस जमीन के लिए? भाई आपस में मर तो रहे हो, लोग ही नहीं रहेंगे तो जमीन का क्या अचार डालोगे, चाटोगे? जमीन का क्या करोगे, चाटोगे? लोगों से ही तो देश है ना, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो देश बचेगा। इसीलिए गांधी का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। इसीलिए गांधी ने कौन सा रास्ता अपनाया था? अहिंसा का रास्ता। अब बात समझ में आई? अहिंसा का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता क्यों है? क्योंकि वो देश के नागरिकों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहते थे कि भैया अगर नागरिक ही मर जाएंगे तो मैं किनके लिए आजादी की मांग करूंगा, फिर आजादी पाकर ही क्या कर लूंगा मैं? बताओ मुझे, अगर मैंने आजादी प्राप्त ही कर ली तो फिर मैं क्या करूंगा आजादी का? आई बात समझ में? यहीं पर ये भी है, यहां पर भी सारी कलेक्शन है वैसे ही। अब जैसे अब जल ही नहीं रहेगा, मैंने बहुत सुंदर साम्राज्य बना लिया है लेकिन मेरे पास अपनी जनता को पिलाने के लिए पानी ही नहीं रहेगा, तो मैं कैसे उनको जीवित रख पाऊंगा, कैसे उनको जीवित रख पाऊंगा? इसीलिए इन्होंने बहुत ही सोच समझ के अपनी राजधानी बसाई, ऐसी जगह बसाई जहां पानी की व्यवस्था हो, जहां मां प्रकृति खुद ब खुद एक सुरक्षा प्रदान करती हो। मगध में भी यही खासियत थी, मगध में भी यही खासियत थी ना जयति, कि कुछ और था? उसका 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ जनपद बनने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसकी प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति। प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थिति ने उसे इतना ताकतवर बना दिया कि वो सभी महाजनपदों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ महाजनपद बन गए। यही बात समझ में? तो ये बातें समझने वाली हैं, ये बातें वही समझ सकता है जो पढ़ रहा है, जो पढ़ ही नहीं रहे उसे क्या पता, उसे क्या पता, उसे क्या समझ नहीं बात। चलो आगे की बात और समझते हैं, ठीक? तो आप ये जानिए, ये जल प्रबंधन कोई छोटी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, जीवन की मूल धारा है, जीवन की मूल धारा है जल प्रबंधन। अगर आपके पास जल प्रबंधन नहीं है तो आपका जीवन भी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। आगे सुनिए, हरिहर नहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी। इसे आज भी भवनावशेषों के मध्य देखा जा सकता है। मतलब जो भवनावशेष है, मतलब जो भवन थे उनके अवशेषों के बीच अभी भी ये बह रही है और उनके बीच पानी पहुंचाने का काम कर रही है आज भी, ठीक है। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए किया जाता था। इस प्रकार विजयनगर के शासकों द्वारा जल संपदा के संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था तथा जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। इसीलिए इनके राजाओं ने जल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। समझ में आई बात? किले बंदियां और सड़कें, किले बंद कृषि क्षेत्र। अब हम चल रहे हैं कृषि भूमि के बारे में समझने। अब हम चल रहे हैं कृषि भूमि के बारे में समझने कि इन्होंने किस कृषि भूमि को भी क्यों किलेबंद बना रखा था। इन्होंने अपनी कृषि भूमि को भी क्यों किलेबंद कर रखा था। आप सब जानते हैं कि भैया युद्ध होता है तो कभी कभी युद्ध एक दिन भी चलता है, कभी कभी एक हफ्ते भी चलता है, कभी कभी एक महीने भी चलता है और कभी कभी साल 2 साल भी चल जाता है। तो अगर आप अपनी कृषि भूमि को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या आप अपने लिए भोजन उत्पादित कर पाएंगे? नहीं। और पहले के टाइम में जब भी युद्ध होता था तो सबसे पहले दुश्मन क्या करता था पता है? सबसे पहले दुश्मन खेतों को जलाता था, फसलें जलाता था। क्यों? कभी सोचा है? बिल्कुल सोचा है कभी? हाँ कृष्ण, सोचा है कि वो खाना अगर प्रदान ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो अपने उनको खिलाएंगे क्या? हाँ। फिर उसी वजह से वो कमजोर पड़ जाएंगे बनाने में। क्योंकि भैया पेट खुश नहीं रहेगा तो फिर सेना लड़ेगी कैसे?
और कितने दिन का स्टोर कर पाओगे भैया? आपके जो स्टोर हाउस है वो कितने दिन का राशन स्टोर करके रख पाएंगे? अगर खेत में, खेत क्या है? खेत तो वो है जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो नेचर है, वहां तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है ना? लेकिन जो स्टोर हाउस में भोजन रखा है, जो अनाज रखा है, वो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके विजयनगर के राजाओं ने क्या किया था पता है? कि अपनी बहुत बड़ी कृषि भूमि को किले बंद कर रखा था, जिससे कि जब भी युद्ध वुद्ध हो तो उन्हें भोजन की समस्या का सामना करना ना पड़े, उन्हें भोजन की समस्या का सामना ना करना पड़े, भूखमरी का सामना ना करना पड़े, और युद्ध चाहे जितने दिन चले उन्हें कोई दिक्कत ना हो भोजन से संबंधित। क्योंकि अगर सेना का पेट नहीं भरा जाएगा तो सेना लड़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि लड़ने के लिए भोजन चाहिए, ताकत चाहिए, और तब ताकत नहीं रहेगी तो सेना लड़ भी नहीं पाएगी। समझे मित्रों कि नहीं समझे? अब बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए आपके विजयनगर के शासकों ने अपनी कृषि भूमि को क्या कर रखा था? किले बंद कर रखा था। तो सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। विजयनगर शहर की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विशाल एवं सुदृढ़ किलेबंदी थी। 15वीं शताब्दी में अब्दुल रज्जाक, जिसे फारस के शासक ने अपने राजदूत के रूप में कालीकट भेजा था, इस किलेबंदी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने विवरण में दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख, उसके विवरणों में दुर्गों की, दुर्ग मतलब किलों की, कितनी पंक्तियों का पता चलता है? 7 पंक्तियों का, 7 पंक्तियों का उल्लेख मिलता है। किलेबंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने केवल शहर को ही नहीं अपितु खेती के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार के द्वारा शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को परस्पर जोड़ दिया गया था। इस विशाल संरचना को कुछ शुंडाकार बनाया गया था। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके निर्माण में गारे अथवा सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया था। इसके निर्माण में पत्थर के फनाकार टुकड़ों का प्रयोग किया गया था, जो जोड़ने वाली किसी वस्तु के बिना ही अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के आंतरिक भाग को मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बनाया गया था। वर्गाकार एवं आयताकार बुर्जों को बाहर की ओर निकाला गया था। जो पहला दुर्ग था वो प्राकृतिक रूप से था, और उनके बीच में किसी मिट्टी गारे का प्रयोग करके नहीं, पत्थरों को ही सही ढंग से असेंबल करके पूरा का पूरा पहाड़ों को ही प्रयोग करते हुए पहला दुर्ग बनाया गया। फिर दूसरा दुर्ग, फिर तीसरा दुर्ग, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से दुर्ग निर्मित किए गए थे, जिससे कि साम्राज्य को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान की जा सके और साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाया जा सके। ठीक, आगे सुनिए आप इसी बात को। किलेबंदी की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि खेतों अर्थात कृषि योग्य भूमि को भी इसके अंतर्गत ले लिया गया था। अब्दुल रज्जाक के विवरण से भी किलेबंद कृषि क्षेत्रों की पुष्टि होती है। उसने लिखा है कि पहली, दूसरी तथा तीसरी दीवार के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास है। इसी प्रकार पायेस ने भी विजयनगर शहर का वर्णन करते हुए लिखा है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है जहां वे धान उगाते हैं और कई उद्यान है और बहुत जल जो 2 झीलों में लाया जाता है। आधुनिक पुरातत्ववेता भी इन विवरणों की पुष्टि करते हैं। उन्हें धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के अस्तित्व के प्रमाणों को ढूंढने में सफलता मिली है। इस क्षेत्र में स्थित खेतों की सिंचाई एवं व्यापक नहर प्रणाली के द्वारा की जाती थी। इस नहर प्रणाली में पानी तुंगभद्रा से लाया जाता था। सभी प्रकार के विवरणों में जो भी यात्री आए हैं और आधुनिक इतिहासकारों ने भी इस चीज की पुष्टि करी है कि आपके विजयनगर के शासकों ने अपने पानी के प्रबंधन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी की हुई
थी, जिससे कि साम्राज्य में किसी भी प्रकार का कलह ना हो, जल संबंधी किसी भी प्रकार का कलह ना हो और जल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। किसे? साम्राज्य को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े साम्राज्य को। समझ में आई बात कि नहीं? कि जल की भी और भोजन की भी इस चीज की पुष्टि। ये महंगी थी लेकिन ये युद्ध के समय बहुत ही सस्ती लगती थी। क्यों भाई? क्योंकि अगर आपकी जनता मर जाएगी युद्ध के समय, तो फिर साम्राज्य बचाकर भी क्या कर लोगे? बताओ मुझे। साम्राज्य तभी तो अच्छा लगेगा जब उसकी जनता भी बची रहे। मान लो भारत की जनता मर जाए और भारत के अमीर लोग जिंदा रहेंगे तो क्या कर लोगे? मोदी जी जिंदा रह जाए और भारत की पूरी जनता मर जाए तो मोदी जी किसके ऊपर शासन करेंगे? बताओ मुझे। किसी पे कर लेंगे शासन। तो देश की जनता को बचाना जरूरी है कि नहीं? हाँ, समझ में आई बात? इसीलिए कह रहा हूं हमें याद रखना चाहिए कि कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में रखने का एक विशेष उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? अंडरलाइन कर लो इसे। हमें याद रखना चाहिए कि कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में रखने का एक विशेष उद्देश्य था। मध्यकाल में विजय प्राप्ति में घेरेबंदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। पहले जब युद्ध होता था तो लंबे समय तक के लिए किसी भी साम्राज्य पर घेरा डाल दिया जाता था। मतलब विरोधी सेना लंबे समय के लिए जो जिसके घर युद्ध करने आते थे उसको चारों तरफ से घेर लेते थे, जिससे कि उसका सारा नेटवर्क कट जाए। जैसे आज के टाइम पर इजराइल ने किसको कर रखा है? हमास को कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की सहायता ना मिल सके और उसे वो कोलैप्स कर दे। उसे क्या कर दे? कोलैप्स, खंडित कर दे कि तू मुझसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाता था कि जिससे कि राजा अपने आप ही हार मान ले। जिससे कि राजा क्या करे? अपने आप ही हार मान ले। क्योंकि जनता, भाई अगर आपके पास स्टोर खाना नहीं होगा और मान लो आपके पास स्टोर जो खाना है वो 1 साल 6 महीने के लिए होगा और अगर घेराबंदी 6 महीने 1 साल 1.5 साल चल गई तो आप भूखों मर जाओगे ना। इसीलिए विजयनगर के शासकों ने ऐसा किया था कि उन्होंने कृषि भूमि को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर रखा था, अपनी किलेबंदी में सम्मिलित कर रखा था, जिससे कि इस प्रकार की घेराबंदी हो तो उन्हें किसी भी प्रकार की अनाज की समस्या का सामना ना करना पड़े। महंगी थी लेकिन युद्ध के समय बहुत ही सस्ती थी। ठीक है। घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था ताकि वे विवश होकर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाए। घेराबंदियां कई महीनों तक और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती रहती थी। इस स्थिति में बाहर के खाद्यान्नों का आना नुष्कार हो जाता था। इन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तथा जन सामान्य को भूखमरी से बचाने के लिए शासक सामान्यतः किलेबंद क्षेत्रों के अंदर ही अन्नागारों की व्यवस्था करते थे। विजयनगर के शासक संपूर्ण कृषि भूभाग को शत्रु द्वारा किए जाने वाले विनाश से बचाना चाहते थे। अंततः उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक महंगी और व्यापक नीति का अनुसरण किया। उन्होंने सिर्फ अन्नागार नहीं, स्टोर हाउस ही नहीं बचाए, उन्होंने सीधे खेत को ही बचा लिया, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की भोजन की समस्या का सामना करना ही पड़े। चाहे तू 10 साल चला ले घेराबंदी, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुझे दिक्कत हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी जनता भूखमरी से मरने वाली नहीं, मैं अफोर्ड कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपनी जनता के लिए पहले ही खेत सुरक्षित कर लिए। मेरे अन्नागार का भोजन खत्म भी हो जाएगा, फिर मैं उगा लूंगा। अब तू अपना देख, तू मेरे से कितने दिन लड़ सकता है, तू अपना देख, कितने दिन तक तू दूर दूर से भोजन मंगा लेता है, देख तू अपना। ये मतलब ये मेंटल, ये आपका आप कह सकते हैं इसे मानसिक युद्ध कहेंगे हम।
भाई अगर भूख से मरने लगेगी जनता तो आप क्या करोगे? मजबूरन संधि कर लोगे ना अपने विद्रोह से। लेकिन अगर आपके पास खाने की समस्या का समाधान हो और आपकी जनता के पास अपार भोजन हो तो आपका राजा कभी किसी से संधि करेगा? कदापि नहीं करेगा। वो कहेगा लड़ भाई, लड़ ले जितना लड़ना है। हमारी जनता को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी जनता भरपेट है। अब तू देख तेरी सेना भरपेट है या नहीं, तू देख तू कितने दिन तक अफोर्ड कर सकता है मेरे से लड़ाई। भाई घेरे बनने वाली लड़ाई अफोर्ड करना कोई छोटी बात नहीं है। जो बाहर से, जिस सेना ने आपको बाहर से घेर रखा है उसे भी तो अनाज कहीं दूर से मंगाना पड़ेगा ना, तो उस अनाज को मंगाने में भी तो खर्चा लगेगा ना भाई। कितने दिन तक आप अफोर्ड करोगे? मान लो आप बहुत बड़े तुर्रम खां हो, आप 1 साल 1.5 साल अफोर्ड कर पाओगे ना? आपके भी साम्राज्य पे इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आप मजबूरन युद्ध को समाप्त करके, अपनी घेराबंदी को समाप्त करके वापस चले जाएंगे। तो अब बताओ विजयनगर की जो घेराबंदी है उनके लिए महंगी है या सस्ती है? सस्ती है भाई, साम्राज्य को बचाने के हिसाब से तो बहुत ही सस्ती है। एक बार का खर्चा और सालों साल की सुरक्षा, सालों साल की सुरक्षा, समझ में आई बात? तो विजयनगर साम्राज्य की ये जो किलेबंदी है ये बहुत ही अद्भुत है और इसने विजयनगर साम्राज्य को अपने समय के सबसे प्रतापी साम्राज्यों में से एक बना रखा था। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य को हरा पाना बहुत ही मुश्किल था किसी भी एक सेना के द्वारा, किसी भी एक सेना के द्वारा, किसी भी एक जब विजयनगर साम्राज्य को हराया गया तालीकोट की युद्ध में तो कितनी सेनाएं थी? 4 सेनाएं थी ना, 4 सेना, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और एक और थी उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन 4 सेनाओं ने इकट्ठा होकर हराया था ना। अकेले अकेले तो इन्हें विजयनगर ने खूब रेला था, खूब दबा दबा के मारा था। अकेले में जब भी ये लड़ने आए थे विजयनगर से तो विजयनगर ने इन्हें दबा के मारा था, खूब रेल रेल के मारा था ना। समझ में आई बात? विजयनगर से जीतना आसान नहीं था। क्यों नहीं आसान था? क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही नीतिबद्ध तरीके से सुसंगठित कर रखा था, बहुत ही नीतिबद्ध तरीके से सुसंगठित कर रखा था। राम राय की बुद्धि भ्रष्टता के कारण विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हो जाता है, नहीं विजयनगर साम्राज्य बर्बाद ना होता। कहते दूसरों के लिए कभी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। और राम राय क्या कर रहे थे? दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे। सभी अपने आपस के पड़ोसियों को आपस में लड़वा रहे थे, तो पड़ोसी इस बात को जान गए, भाग गए कि राम राय हमको आपस में लड़वा कर अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ रहे हैं, तो आप चारों ने संधि कर ली और मुझे ही रेल दिया। समझ आई बात? तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में एक दिन जरूर गिरता है, ये तो हकीकत है और ये हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। ठीक, आगे सुनो आपको। कहां तक आ गए हम? निसंदेह किलेबंद कृषि क्षेत्रों के अनेक लाभ थे। इसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें शत्रु की विनाश लीला से बच जाती थी। स्थानीय जनता को अनाज की उपलब्धि होती रहती थी, जिससे भूखमरी की संभावना समाप्त हो जाती थी। खेतों के किलेबंद क्षेत्र में होने के कारण प्रतिपक्ष की खाद्यान्न आपूर्ति संकट में पड़ जाती थी, जिससे घेराबंदी को लंबे समय तक खींचना कठिन हो जाता था और इसे विवशता पूर्वक घेराबंदी को उठाना पड़ता था। समझना क्यों? क्योंकि भाई आप कितना अफोर्ड करोगे बाहर से अनाज लाना? उनके पास तो उनके घर के अंदर ही अनाज है, वो तो अफोर्ड करेंगे, खूब दबा के लड़ो भैया, जितने दिन तुम रुक सको रुको, हमें कोई दिक्कत नहीं, लड़ते रहो हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ही अफोर्ड नहीं कर पाओगे इतना खर्चा लड़ाई का। इतना जीतने में फायदा नहीं है, उससे ज्यादा तो लड़ने में घाटा हो जाएगा आपको। लड़ाई तो वो होनी चाहिए जिसमें 2 दिन की लड़ाई हो, तीसरे दिन जीत हो जाए तो फायदा होता है। अगर लड़ाई महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल चल जाए ना तो वो घाटे का सौदा हो जाता है। लड़ाई में फायदा तब है जब 2 महीने 3 महीने में लड़ाई खत्म और आपने उस साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, तो फायदे का खेल है ये लड़ाई। लड़ाई में फायदा तब है जब आपको कम नुकसान उठाना पड़े और आप जीत जाए जल्दी।
तो लड़ाई फायदे का खेल है। अगर लड़ाई में आपको भी उतना ही नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो फायदे का खेल नहीं है, ठीक है, वो फायदे का खेल नहीं है, वो नुकसान का खेल है, ये बात जान लो। आगे सुनिए। दूसरी किलेबंदी को नगरीय क्षेत्र के आंतरिक भाग के चारों ओर किया गया था। एक तीसरी किलेबंदी शासकीय केंद्र के चारों ओर की गई थी। इसमें सभी महत्वपूर्ण इमारतें अपनी ऊंची चार दीवारों से घिरी हुई थी। शहर की इस प्रकार की किलेबंदी से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि विजयनगर के शासक राजधानी की सुरक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देते थे। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए भली भांति सुरक्षित प्रवेश द्वार बने हुए थे। इन प्रवेश द्वारों के जरिए शहर मुख्य सड़कों से जोड़ा जाता था। प्रवेश द्वारों का निर्माण नियंत्रित प्रवेश के उद्देश्य से विशेष प्रकार से किया जाता था। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बनाए गए प्रवेश द्वार पर बनाई गई मेहराब और द्वार पर बना गुंबद इस काल के प्रवेश द्वारा स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इन दोनों विशेषताओं को दिल्ली सुल्तानों के स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माना जाता था। स्थापत्य कला की इस शैली का विकास इस्लामिक कला के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हुआ था। अंततः कला इतिहासकारों ने इसे स्थापत्य की इंडो इस्लामिक कला शैली का नाम दिया है, ठीक है। तो मतलब जो आपका 3 प्रकार की किलेबंदी थी आपके विजयनगर में थी, तो 7 किलेबंदी, लेकिन मुख्य रूप से 3 किलेबंदी थी। एक तो आपकी कृषि भूमि, फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में बांटना, फिर शहरी क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र को बांटना, और फिर धार्मिक क्षेत्र से शाही क्षेत्र, मतलब जहां राजा निवास करता था उस क्षेत्र को बांटना। इस प्रकार की 4 कड़ियों में विभाजित किया गया था आपके साम्राज्य की किलेबंदी को, ठीक। तो इस प्रकार से प्रोटेक्ट किया गया था और बहुत ही सुंदर स्थापत्य शैली में बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि किस शैली में आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य शैली क्या थी, तो क्या थी? इंडो इस्लामिक शैली में। जो घरों को बनाने की शैली थी, तकनीक थी, वो कौन सी तकनीक थी? इंडो इस्लामिक। कौन सी तकनीक थी? इंडो इस्लामिक तकनीक के द्वारा भवनों का निर्माण किया गया था। भवनों का निर्माण, जो भवन निर्माण शैली थी, जिसे हम स्थापत्य शैली आर्किटेक्चर कहते हैं, वो क्या थी? आपकी इंडो इस्लामिक थी। इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए थे आपके सारे के सारे भवन, प्रवेश द्वार, किले, ठीक। आगे सुनिए। किलेबंद शहर के अंदर जाने के लिए तथा वहां से बाहर आने के लिए अनेक सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़कों का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि सामान्य रूप से पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सड़कों में से कुछ मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी। ऐसी सड़कों के दोनों ओर बाजार स्थित थे। पुरातत्वविद प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण एवं फर्श वाली सड़कों की खोज द्वारा इनकी पहचान करने में समर्थ हुए हैं। पायेस ने विजयनगर के बाजारों की अत्यधिक प्रशंसा की है। शहर के एक बाजार का सजीव वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, आने जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इन गली में अनेक व्यापारी रहते हैं और वहां आप सभी प्रकार के मणिक, हीरे, पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहते हैं पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहां से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंग और नींबू, संतरे, अंगूर और उद्यम में उगने वाली हर प्रकार की वस्तु और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब बाजार का भी बहुत ही अद्भुत कल्चर था आपके विजयनगर के। पृथ्वी पे पाने वाली हर चीज आपको विजयनगर के बाजार में मिल सकती थी। तो इसका मतलब आप सब सोचिए कि विजयनगर शासक कितने संपन्न थे, विजयनगर की जनता कितनी धनवान थी कि वो हर चीज अफोर्ड कर सकती
थी, हर चीज अफोर्ड कर सकती थी। पृथ्वी में जो भी मिलता था वो सब विजयनगर के बाजारों में उपलब्ध था। तो ये क्या प्रमाण है? ये इसी चीज का प्रमाण है कि विजयनगर की जनता बहुत ही ज्यादा संपन्न जनता थी। विजयनगर की जनता बहुत ही ज्यादा संपन्न जनता थी। उनके पास वहां आर्थिक रूप से सब साउंड थे, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, गरीबी या कंगाली नहीं थी। ठीक। पायस ने विजयनगर शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में किया है। उसके अनुसार इसके बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ भाग में जौ तथा सेम, मूंग, दालें और काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे। पायस के अनुसार ये सभी वस्तुएं सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती थी। इसी प्रकार फर्नाओ नूनेज ने भी लिखा है, विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते। देख लो कितना अच्छा साम्राज्य था, सब कुछ था और सस्ते कीमतों पर था। इसे कहते हैं राम राज्य वाला साम्राज्य। इसे कहते हैं राम राज्य वाला साम्राज्य, जिसमें साम्राज्य की हर जनता खुश प्रसन्न थी, किसी में किसी भी प्रकार का कलह नहीं था, आपसी कलह था ही नहीं। इसे कहते हैं राम राज्य। अब शहरी केंद्र पे आते हैं। शहरी केंद्र क्या है? उल्लेखनीय है कि शहरी केंद्र में सामान्य लोगों के निवास के पुरातात्विक साक्ष्य अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हुए। जब शहरी केंद्र तो वहां शहरी लोग ही रहते होंगे, मतलब प्रशासन से संबंधित लोग ही वहां निवास करते होंगे, तो वहां जन सामान्य से संबंधित चीजों का मिल पाना तो मुश्किल है। जैसे आप हमने लुटियंस दिल्ली का नाम सुना है? लुटियंस दिल्ली, अशोका रोड पे बनी कोठियां देखी है सबने? विनय मार्ग ये सब देखा है ना? आप फेथ क्लब जाते होगे तो देखा होगा। ये सारा पूरा का पूरा ये जो आज जिधर इंडिया गेट है, मतलब ये बाबा खड़क सिंह मार्ग के उस साइड का जितना भी एरिया है ना, उस बाबा खड़क सिंह मार्ग के उस साइड का जितना भी एरिया है वो लुटियंस दिल्ली है। वहां पर सारे के सारे मंत्री तंत्री रहते हैं, विधायक मंत्रियों के कोठियां, तो वो है शाही केंद्र। दिल्ली का शाही केंद्र क्या है? लुटियंस दिल्ली है। ऐसे ही विजयनगर का शाही केंद्र रहा होगा, जहां जन सामान्य लोग नहीं, वहां सिर्फ प्रशासन से संबंधित लोग ही निवास करते होंगे। ठीक है। शहरी केंद्र के उत्तर पूर्वी कोने तथा कुछ अन्य स्थानों में पुरातत्ववेदाओं को परिष्कृत चीनी मिट्टी के टुकड़े मिलते हैं। अंततः पुरातत्वविदों का विचार है कि संभवतः इन स्थानों में अमीर व्यापारियों के निवास स्थान थे। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि यहाँ मुसलमान भी रहते थे, किंतु हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ उपलब्ध मकबरों एवं मस्जिदों की स्थापत्य कला शैली और हम्पी में उपलब्ध मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य में अनेक महत्वपूर्ण समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। और मैंने आपको बता ही रखा है, उस समय के मस्जिद मंदिर एक जैसे थे। क्यों थे? क्योंकि यहीं के लोगों ने तो धर्म अपनाया था ना भाई। अरब के लोगों ने तो धर्म नहीं अपनाया था ना, यहीं के लोगों ने तो इस्लाम अपनाया था ना। अरब से आके लोगों ने तो इस्लाम नहीं अपनाया था ना भाई। तो उनको जो बनाना आता था उसी प्रकार के तो मस्जिद बनाएंगे ना वो, कि अलग मस्जिद बना देंगे? उसी प्रकार की तो मस्जिद बनाएंगे ना वो। इसीलिए आपको भारत के मंदिरों और मस्जिदों में ज्यादा खास अंतर देखने को नहीं मिलता। आज के टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उस समय आपको नहीं मिलता होगा, जो जन सामान्य लोगों की मस्जिदें थी। और मैंने आपको उदाहरण समझाया ही था, कश्मीर की मस्जिदें अरब की मस्जिदों जैसी नहीं होगी। कश्मीर की मस्जिदें आपके अरब की मस्जिदों जैसी नहीं होगी। अरब की मस्जिदों जैसी होंगी तो वो बर्फ से ढक जाएंगी, उनके जैसे बनाएंगे तो हम समझना ही बात। उनके जैसे हम हिंदुस्तान की मस्जिदें नहीं बना सकते। जैसी जहां परिस्थिति होती है वहां वैसी चीजों का निर्माण किया जाता है। धर्म भी वहां वैसे ही काम करता है। अगर अरब के लोग
मांस मच्छी खाते हैं तो क्यों खाते हैं? क्योंकि वहां उसके अलावा कुछ उपलब्ध ही नहीं है। वहां वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे भाई, उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या है खाने के लिए उनके पास? कुछ है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य लोग छप्पर वाले कच्चे घरों में रहते थे, जिनके अस्तित्व के साक्ष्य अब उपलब्ध नहीं है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन करते हुए लिखा था, लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। मतलब विजयनगर की जनता समृद्ध थी, कंगाल नहीं थी, जेब में पैसा था उनकी अच्छा खासा, और घर वर जो बना रखा था उन्होंने प्रकृति के अनुसार बना रखा था। भाई घर प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति के विपरीत आप घर बनाओगे तो आपको देखना कितना संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर में दिल्ली जैसी बिल्डिंगें बनाओगे ना तो वहां चल नहीं पाएंगी, हिमाचल उत्तराखंड में चल नहीं पाएंगी, वहां ऐसी इमारत चल ही नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है, और अगर ऐसे घर बना दोगे वहां से स्टोर हो जाएंगी बर्फ और आपकी छती गिर जाएगी। इसीलिए क्या स्लाइडदार छतें बनाई जाती, जिससे कि सारी की सारी बर्फ खिसक कर नीचे गिर जाए। समझ में आई बात? आगे सुनो। पुरातत्वविद क्षेत्र सर्वेक्षण से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस संपूर्ण क्षेत्र में अनेक पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर थे, जिन्हें विभिन्न संप्रदाय और संभवतः विभिन्न समुदायों का संरक्षण प्राप्त था। पुरातत्वविदों का विचार है कि सामान्यतः नगर निवासियों की जन आवश्यकताओं की आपूर्ति संभवतः कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशयों और मंदिर के जलाशयों से होती थी। तो ये थी इनकी। अब आते हैं शाही केंद्र, जहां राजा ही निवास करता था। शहरी केंद्र, देखो शहरी केंद्र का मतलब है जहां पर राजा से संबंधित जो पूरे साम्राज्य को चलाने वाले लोग हैं। शाही केंद्र, अब शाही केंद्र जैसे आज का राष्ट्रपति भवन, वो क्या है? शाही केंद्र। राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? भारत के महामहिम, भारत के पहले नागरिक, है ना? वहां और तो कोई नहीं रहता ना, कि वहां पर एमपी एमएलए रहते हैं। वहां एमपी एमएलए रहते हैं नहीं, लेकिन पूरी लुटियंस दिल्ली में एमपी एमएलए बड़े बड़े अमीरपति उद्योगपति लोग रहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन में सिर्फ कौन रहता है? आपके महामहिम। तो उसी प्रकार से शाही केंद्र थे। शाही केंद्र का मतलब जहां राजा निवास करता था। जहां कौन रहता था? राजा निवास करता था। सुनना, बस्ती के दक्षिणी पश्चिमी भाग में शाही केंद्र स्थित था। पुरातत्वविदों ने इसे शाही केंद्र का नाम दिया है, किंतु इसमें 60 से भी अधिक मंदिर थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस स्थान पर इतनी विशाल संख्या में मंदिर मिलने के कारण इसे संभवतः शाही केंद्र का नाम देना उचित प्रतीत नहीं होता, किंतु यदि हम निष्पक्षता पूर्वक तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि शाही केंद्र शब्द का शहर के एक भाग विशेष के लिए प्रयोग किया जाना सही है। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म और धार्मिक वर्गों की विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। धर्म की कठोर पालना का सिद्धांत विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख अवयव एवं विशिष्ट लक्षण था। विजयनगर के शासक इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। अंततः मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण प्रदान करना उनकी प्रशासकीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विजयनगर के लगभग सभी शासकों ने धर्म सहिष्णु नीति का अनुसरण किया था। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी मंदिरों को अनुदान प्रदान किए थे। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बता दिया है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे कि हम विरूपाक्ष के क्या है?
हम उनके द्वारा आपके लिए आप पर शासन करने के लिए भेजे गए लोग हैं। उनके नाम पर वो शासन करते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं राजा हूं, वो कहते थे हम तो विरूपाक्ष के क्या है, सेवक हैं। उनके नाम पर हम आप पर शासन करें। इसीलिए आपको शाही केंद्रों में 60 से भी अधिक संख्या में मंदिर देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए मिल जाते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के नाम पर ही शासन को स्थापित किया है। इसीलिए जनता को भी ये लगे ना कि ये अपने आप को नहीं, ये भगवान को ही शासक मानते हैं। इसीलिए शाही केंद्रों में मंदिरों का मिलना बहुत आम बात है। शाही केंद्रों में मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये आम बात है वहां के लिए, क्योंकि वो लोग मंदिरों के नाम पर ही शासन स्थापित, धर्म के नाम पर ही शासन को चलाते थे। अपने आप को ईश्वर के दूत के रूप में प्रदीप्त करते थे। इसीलिए उन्होंने शाही केंद्रों में मंदिरों का निर्माण करवा रखा था, जिससे कि जनता उनके नियंत्रण में रहे। ठीक, और धर्म के प्रति इतने ज्यादा कट्टर होने के बावजूद भी वो लोग बहुत ही सहिष्णु थे। सभी धर्मों, सभी वर्णों, सभी लोगों का वो लोग आदर करते थे। किसी के साथ भी वो भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। किसी भी धर्म के साथ, किसी भी प्रकार के लोगों के साथ वो किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। कौन? आपके विजयनगर के शासक। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। पुरातत्वविदों ने शाही केंद्र में उपलब्ध लगभग 30 संरचनाओं को महलों का नाम दिया है। ये संरचनाएं अपेक्षाकृत बड़ी थी और इनका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए नहीं किया जाता था। इन संरचनाओं और मंदिरों के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि मंदिरों का निर्माण पूर्ण रूप से ईंट पत्थरों से किया गया था, किंतु धर्मेतर भवनों के निर्माण में विकारी वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। इसमें आपका महानवमी डिब्बा है। बहुत सारी संरचनाएं थी आपके शाही केंद्र में, बड़ी बड़ी, जिनमें से आपका एक महानवमी डिब्बा है। अब ये महानवमी डिब्बा क्या है, इसको जानना हम सबके लिए बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आपका प्रश्न भी आता है। इस पर आपका प्रश्न भी आता है कि महानवमी डिब्बा क्या है और इसका क्या प्रयोग था शाही केंद्र में। इसका क्या प्रयोग था शाही केंद्र में। अभी आप लोगों ने कौन सा त्योहार मनाया था? अभी दशहरा मनाया था, है ना? और उससे पहले क्या, कौन सा वीक चल रहा था हमारा? नवरात्रा। क्या चल रहे थे हमारे? नवरात्रे, है ना? जिसमें हम प्रतिदिन भिन्न भिन्न देवियों की आराधना करते हैं, है ना? तो इस महानवमी डिब्बे को भी हमारे इतिहासकारों ने इसी त्योहार से जोड़कर देखा है कि विजयनगर साम्राज्य में आपके नवमी के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। और इस समय आपका विजयनगर का शासक अपनी सत्ता का क्या दिखाता था? जैसे हम 26 जनवरी पे अपनी शक्ति का दर्पण दिखाते हैं ना जनता को और पूरे विश्व को कि हमारे पास इतने ज्यादा शक्तिशाली हथियार है, ये है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं अपनी शक्ति की, सैन्य, सांस्कृतिक, शैक्षिक सब चीजों की हम प्रदर्शनी करते हैं ना। उसी प्रकार से महानवमी के पर्व पर विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम होते थे, बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रम होते थे और नायक अमर नायक सब आते थे और अपने शासक के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करते थे। महानवमी का पर्व विजयनगर में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता था और आपका महानवमी डिब्बा उसका केंद्र बिंदु होता था। इसीलिए ये महानवमी डिब्बा आपके शाही केंद्र में आपको देखने को मिलता है। आपके शाही केंद्र में आपको देखने को मिलता है। पढ़ दूं कि ऐसे ही समझा दिया काफी है? ठीक है, तो अगर ना समझ में आए फिर कल अगली क्लास में आप लोग पढ़ के आना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछना, मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।